Hello student, now we are going to continue our lecture from second part modern historiography means आधुनिक इतिहास लेखन. Four main characteristics of modern historiography. आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति की चार प्रमुख विशेषताएं बताई जाती है. जो फर्स्ट पॉइंट है, its method is based on scientific principle. It begins with the formation of relevant question. जो हिस्ट्री होती है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे डिपेंड होती है और साथ ही जो एविडेंस उपलब्ध होते हैं उस एविडेंस के आधार पर हिस्ट्री लिखी जाती है. सेकेंड पॉइंट, दिस क्वेश्चन आर ऑथ्रोपोसेंट्रिक मीन्स मानव केंद्रित होती है. इट मीन्स दैट दिस क्वेश्चन आर अबाउट द डिड्स ऑफ द मेंबर ऑफ एनिशेंट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ पर्टिकुलर पीरियड. मीन्स हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लिविंग थिंग्स के बारे में ही पढ़ते हैं और जो ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड होती है. हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डिड्स. ओके. थर्ड पॉइंट, आंसर टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय रिलायबल सोर्सेज. हम कुछ क्वेश्चन क्रिएट करते हैं जो कि सोर्सेज अवेलेबल होते हैं. उन सोर्सेज से हम आंसर क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. फोर्थ पॉइंट, हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ द पास्ट ह्यूमन डिड. मीन्स भूतकाल में मानव समाज द्वारा किए गए कार्य व्यापार के आधार पर इतिहास में मानव समाज की प्रगति का अनुमान किया जाता है. हिस्ट्री में it is said that the modern historiography with above character has its roots in the ancient Greek historiographical writing. History is originally a Greek terms. हिस्ट्री जो है वो ग्रीक से ली गई हिस्ट्री वर्ड है जो कि हिस्ट्रोटोटस द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th century बिफोर कॉमन इरा यूज्ड इट फर्स्ट फॉर हिज बुक एंटायर द हिस्टोरीज. मीन्स जो भी इतिहास की हम लेखन कला के बारे में बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इतिहासकारों द्वारा लिखी होती है. और हिस्ट्री जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है और ये ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से हेरोडोटस नामक ग्रीक इतिहासकार का दिया हुआ शब्द है. ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था. द हिस्ट्रीज ग्रंथ के शीर्षक में किया था. ओके. नाउ थर्ड पार्ट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी. यूरोप में हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और इतिहास लेखन. पर्सपेक्टिव मीन्स उनका दृष्टिकोण. यूरोप में हम इस फर्स्ट चैप्टर में यूरोप के लेखन का हिस्ट्रियंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. Till the 18th century, common Europe had achieved a remarkable progress in the field of philosophy and science. Scholars by then had come to believe in the possibility of studying the social and historical truth by applying scientific method. Now the philosophical discourse focused more and more on the objectives in his and historiography. मीन्स 18वीं शताब्दी तक यूरोप में दर्शन और विज्ञान क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई. मीन्स यूरोप में 18वीं शताब्दी में ही कई सारे चेंजेस हो चुके थे. वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए सामाजिक और ऐतिहासिक सच्चाइयों का अध्ययन करना संभव हो पाया है. यूरोप में यह विश्वास विचारकों को होने लगा था कि कुछ चेंजेस इतिहास से लिखते समय हमें कुछ तथ्यों को कुछ सच्चाइयों को जानना होगा. ये वहाँ के इतिहासकारों को महसूस होने लगा था. आगामी समय में यूरोप अमेरिका में इतिहास और इतिहास का लेखन जैसे विषयों पर बहुत विचार मंथन हुआ. फलस्वरूप इतिहास में वस्तुनिष्ठ था, मतलब जो उपलब्ध सामान है, जो भी मटेरियल सोर्सेस हैं उनको लेकर बहुत ही महत्व दिया गया. Prior to the 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourse revolving around divine phenomena.
However, gradually this scenario began to change. In 1737 CE, Common Era, Go- the Gauguin Göttingen University was founded in the Germany. This university for the first time had an independent department of history. Later, other German university also become center of historical study. Now, now 18वीं शताब्दी से पूर्व यूरोप के विश्वविद्यालयों में सर्वत्र ईश्वर संबंधित विचार विमर्श करना और उस संबंध में दर्शन जैसे विषयों को अधिक महत्व दिया गया, परंतु इस स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। 1737 कॉमन एरा में जर्मनी के गॉटिंगेन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय में पहली बार इतिहास विषय को स्वतंत्र स्थान दिया गया। इसके पश्चात जर्मनी के अन्य विश्वविद्यालय भी इतिहास के अध्ययन के लिए केंद्र बने। नाउ फोर्थ पार्ट, नोबल स्कॉलर्स। हम जो स्कॉलर्स जो विद्वान इतिहास को लेकर जिनके नए नए सिद्धांत सामने आए यूरोप में, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। The contribution of many scholars are important in the development of historiography. इतिहास को बनाने में, इतिहास को जानने में इन स्कॉलर्सों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। Let us have a look at the contribution of a few Nobel scholars. Now हम कुछ स्कॉलर्स के बारे में यहाँ जानेंगे। फर्स्ट वन इज़, देखो यहाँ पर स्कॉलर्स के जन्म का ईयर और उनके डेथ का ईयर दिया गया है ब्रैकेट में, जिसको आप लोगों को बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस में पूछते भी है कि कौन से ईयर में इनका जन्म हुआ और कौन से ईयर में उनका डेथ हुआ। ठीक है। रेने डिकार्त जिनका कि जन्म 1650 में हुए। रेने डिकार्ट्स was the foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. Among the rules given by him in his book Discourse on the Method, the following is supposed to have a great impact on scientific method of research: never to accept anything for true till all ground of doubts are excluded. मीन्स इतिहास का लेखन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ऐतिहासिक साधनों की विशेषतः कागजों की उनकी विश्वसनीयता की जांच करना आवश्यक है, ये इन्होंने बताया। यह विचार आग्रहपूर्वक रखा जाना चाहिए और साथ ही यह विचार रखने वालों में फ्रांसीसी दार्शनिक रेने डिकार्त अग्रणी थे। उसके द्वारा लिखित डिस्कोर्स ऑन द मेथड ग्रंथ में वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से एक नियम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और वह नियम यह है कि जब तक कोई बात सत्य नहीं है तब तक उसे निस्संदेह रूप से लिखा नहीं जाना चाहिए, तब तक उसे कदापि स्वीकार नहीं करनी चाहिए, नेवर बी एक्सेप्टेड। ओके। सेकेंड स्कॉलर, नाउ वॉल्टेरियर का जन्म 1694 में हुआ था और डेथ उनकी 1778 में हुए थे। और वॉल्टेरियर जो थे उन्होंने इतिहास में ये बताया, वॉल्टेरियर ओरिजिनल नेम वाज द फ्रांसवा मरी अरुए था। ही वॉज फ्रेंच, वो फ्रांसीसी थे। He opined that along with objective truth and
Chronology of historical events considering social traditions, trade, economic, agricultural, etc. were also equal point in historiography. It gives rise to the through thought that understanding all except aspect of human life is important for history writing. Thus, is sad that volunteer volunteer was the founder of modern historiography. मीन्स वॉलेंटियर का वास्तविक नाम फास्वा मरी अरुए था और फ्रांसीसी ये थे, और इन्होंने अपने इतिहास के लेखन में प्रस्तुत किया कि जब तक कोई घटना जो कालक्रमबद्ध न हो और उसे हमें लिखना नहीं चाहिए। हमें जब हिस्ट्री लिखते हैं तो उसे क्रम से ही लिखना चाहिए, ये उन्होंने ध्यान में रखा। और साथ ही समाज में प्रचलित परंपराएं, व्यापार, आर्थिक व्यवस्था, कृषि आदि घटकों का भी उन्होंने विचार करना आवश्यक समझा है। परिणाम स्वरूप इस वजह से इन्हें इतिहास को प्रस्तुत करते समय अथवा उसकी रचना करते समय मानवीय जीवन का सर्वांगीण विचार किया जाना चाहिए। इस को महत्व दिया, इम्पोर्टेंस दिया। इस दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि वॉल्टेरियर आधुनिक इतिहास के लेखक या फिर जनक है। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेजल, जिनका जन्म 1770 में हुआ और डेथ 1831 में हुआ। हेजल वॉज अ जर्मन philosopher. He insisted that the historical reality should be presented in the logical manner. To him, the timeline of historical event was indicative of progress. He also thought that the presentation of history is bounded to change over time as new evidence would come forth. With Hegel philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not of lesser quality, though they differed from scientific method. The collection of his lecture and articles is published in a book, entire encyclopedia of philosophical science. His book, Reason in History, is well known. Now, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेजल जर्मन के थे और उन्होंने ये प्रस्तुत किया कि इतिहास का घटनाक्रम प्रगति के चरणों को दर्शाया है। उसने यह प्रतिपादित किया, ये एक्सप्लेन किया कि इतिहास की प्रस्तुत अथवा संरचना में इतिहासकार को समय समय पर उपलब्ध होने वाले प्रमाणों के अनुसार बदलते रहना चाहिए। उसके इस विवेचन के परिणाम स्वरूप ही अनेक दार्शनिकों को यह विश्वास हुआ कि यद्यपि इतिहास की अध्ययन पद्धति विज्ञान की पद्धति की तुलना में भिन्न है, फिर भी उसकी गुणवत्ता कम नहीं है। हेगल के व्याख्यानों और लेखकों का संकलन इंसाइक्लोपीडिया फिलोसॉफिकल साइंसेस नामक ग्रंथ में प्राप्त है। हेगल द्वारा लिखित रीजन इन हिस्ट्री पुस्तक चर्चित है। ठीक है, हेगल के बारे में हम थोड़ा और जानकारी देखेंगे। अकॉर्डिंग टू हेगल, ग्रास्पिंग the meaning of any events happens in terms of two direct opposites. Human mind cannot understand the true nature of that event without understanding the opposites. For example, true false, good bad. जब भी हम
किसी पर हिस्ट्री लिखते हैं तो हेगल का कहना था कि उसके अपोजिट मीनिंग्स को भी समझना ज़रूरी है। जैसे कि ट्रू का मीनिंग होता है फॉल्स, गुड का बैड, वैसे ही मीनिंग को रखते हुए हमें हिस्ट्री लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए कि क्या इसकी सच्चाई है और क्या इसकी त्रुटियां है। ठीक है। Similarly, good or and bad. This method of analysis, which is based on the opposite, is known as dialectic. In this method, a theory is proposed at the beginning, which is called a thesis. Thesis means सिद्धांत, dialectic means द्वंद्ववाद, means तुलना करना या कंपैरिजन करना हम कह सकते हैं। डायलेक्टिक्स एंड थीसिस मीन्स सिद्धांत। देन अनदर थ्योरीज इज प्रपोज्ड विच इज कंट्ररी टू द थीसिस, इट इज कॉल्ड एंटीथीसिस मीन्स प्रति सिद्धांत। आफ्टर through logical discussion of the both, a new thesis is proposed which includes the gist of both. Gist means खंडन मंडन करना, the thesis and the antithesis. This process of arriving at new thesis is called a सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स कंक्लूजन पे तब निकलना, दो चीज़ों में कंपैरिजन, उसका सही गलत जानकर या अपोजिट मीनिंग निकालकर फिर उसके फाइनली डिसीजन पे पहुंचकर हमें इतिहास लिखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट स्कॉलर लियोपोल्ड वॉन रांके, जिनका जन्म 1795 में और डेथ 1886 में हुआ। हिस्टोग्राफी ऑफ 19th सेंचुरी, ये 19th सेंचुरी के हिस्टोग्राफी थे। वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट ऑफ लियोपोल्ड वॉन रांके ऑफ बर्निल यूनिवर्सिटी। ये बर्निल विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान थे। उसने ये बताया हमें कि ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ही पुट एम्फासिस ऑन द ऑलमोस्ट importance of information gathering through original documents. He also stated that all type of documents associated with the historical events need to examine with greatest care. He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. He criticized imaginative narrations of history. Collection of his articles is published in 2 books entitled The Theory of and Practice of History, and second one is The Secret of World History. मीन्स 19वीं शताब्दी में किए जा रहे इतिहास लेखन की पद्धति पर प्रमुखतः बर्निल विश्वविद्यालय के लियोपोल्ड वॉन रांके के विचार का प्रभाव दिखाई देता है। उसने ये बताया कि इतिहास विषय के अनुसंधान और एक्सप्लेनेशन मेथड से होनी चाहिए। मूल दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त जानकारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, इस बात पर उसने जोर दिया। साथ ही उसने ये भी हमें समझाया कि ऐतिहासिक घटनाओं पर से संबंधित सभी प्रकार के कागज़ों और दस्तावेजों को कसकर खोज करनी चाहिए। इस पद्धति द्वारा ऐतिहासिक सत्य तक पहुंचना संभव हो जाता है। यह विश्वास उसने व्यक्त किया। बताया उसने इतिहास के लेखन में काल्पनिकता के उपयोग किए जाने वाले चीज़ों को बोला है, ध्यान में नहीं रखना चाहिए। काल्पनिक इमेजिनेशनरी सोच को इतिहास में नहीं बतानी चाहिए। जो उसमें तथ्य है, जो सच्चाई है, जो ऑथेंटिक्स है, उसे ही बताना चाहिए। उसने विश्व के इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना पर ही जोर दिया। उसके विविध लेखों का संकलन है, जिसमें 2 का एग्जाम्पल दिया गया है, द theory and practice of history and second one is the secret of world history। ये 2 उसके स्ट्रेटेजाइज्ड मतलब ग्रंथ है।
कार्ल मार्क्स, जिनका जन्म 1880 में हुआ और डेथ 1883 में हुआ, इन द latter half of the 19th century, a new school of thought arose, keeping in view the new thesis formulating the Karl Marx. According to Karl Marx, history was not about the abstract idea, it was about living people. Human relationships are shaped by the fundamental needs of people and ownership as well as nature of prevailing means of production to meet of those needs. इन्होंने ये बताया कि जो हिस्ट्री लिखी जाती है वो ह्यूमन बींग्स पर आधारित होती है और उसमें उनसे रिलेटेड चीज़ों पर ही हिस्ट्री लिखी जाती है. The accessibility of these means of different strata of the society. Strata means स्तर, accessibility means पहुँच. सोसाइटी में नॉट बी इक्वल. जो हिस्ट्री जब हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि किस तरीके से पार्शलिटी की जाती है, मीन्स छोटे बड़े का वर्ग बनाया गया है, ये भी हम हिस्ट्री में पढ़ने को मिलती है. दिस इनइक्वालिटी causes a division of a society into classes, leading to class struggle. According to Marx, human is a history of class struggle. As a class that owns the means of production economically exploited the rest of the classes. Thus, Capital, a treatise written by him, is the most referred book all over the world. किस तरीके से इन्होंने हमें समझाया है कि समाज का वर्गीकरण किया गया है उनके क्लासेस के आधार पर, फलस्वरूप समाज का वर्ग पर आधारित विषमताएं भी दिखाई देती है, और किस तरीके से ये क्लासेस जो छोटे बड़े क्लास थे और जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने लड़ाई की, ये भी हमें इतिहास में पढ़ने को मिलती है. मानव का इतिहास ऐसे ही वर्ग संघर्ष का इतिहास है तथा जिस वर्ग के नियंत्रण में उत्पादन के संसाधन होते थे वह वर्ग अन्य वर्ग का शोषण करता था, ये भी हमें पता चलता है. यह विचार उन्होंने अपना प्रस्तुत किया है. उनका लेखन ग्रंथ है दास कैपिटल, जो कि आज विश्व विख्यात है. एनल्स स्कूल मीन्स एनल्स प्रणाली, उनकी सोच विचारधारा हिस्ट्री को लेकर. एट द onset of the 20th century, a new school of historiography arose in France, which is known as the Annales School. मीन्स फ्रांस में ये विख्यात हुआ, और एनल्स स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग. It was organized now that history is not only about the political events, kings, great leader, and accordingly politics, diplomacy, and wars, but also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social revisions, and their collective psychology, etc. in the historical times. And Annals School was started by the French historian. मीन्स 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में एनल्स नाम से जाने जाने वाली इतिहास लेखन की प्रणाली का विकास हुआ. एनल्स प्रणाली के स्वरूप इतिहास लेखन को एक भिन्न दिशा मिली. इतिहास का अध्ययन करते समय हमें राजनीतिक गतिविधियों और राजाओं और महान नेताओं और उनके आनुवंशिक रूप में राजनीतिक और कूटनीतियाँ और युद्धों पर केंद्रित ही नहीं होती है, जबकि ये जलवायु, स्थानीय जन, किसान, व्यापार, प्रौद्योगिक, यातायात, संचार, संपर्क साधन, सामाजिक विभाजन और समूहों की मानसिकता जैसे विषयों का भी अध्ययन हम इतिहास में पढ़ते हैं. एनल्स प्रणाली का प्रारंभ करने और उसे विकसित करने का श्रेय फ्रांसीसी इतिहासकारों को दिया जाता है. नाउ फेमिनिस्ट मीन्स फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी.
Feminist historiography means the restructuring of the history from the perspective of women. The writing of Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir help in establishing the fundamental of feminisms. She was French. The feminist historiography emphasized not only on the inclusion of women in history but also on the rethinking of the male dominated perspectives of history. It drove historical research to focus in the depth of various aspects of women's life, such as their employment, their role in trade union institution, working for their cause, their family life, etc. In the historical writing after 1990, women were portrayed as an independent social class. स्त्रीवादी इतिहास लेखन, इसका अर्थ है फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी का। स्त्रीवादी इतिहास लेखन से तात्पर्य स्त्रियों के दृष्टिकोण से की गई इतिहास की पुनर्रचना है। फ्रांसीसी विदुषी सीमा द बोवा ने स्त्रीवाद की मौलिक भूमिका स्पष्ट की है। स्त्रीवादी इतिहास लेखन में स्त्रियों को स्थान देने, साथ ही इतिहास लेखन के क्षेत्र में पुरुष प्रधान दृष्टिकोण पर विचार करने पर जोर दिया गया है। और साथ ही इसके पश्चात स्त्रियों के जीवन से जुड़ी नौकरी, रोजगार, ट्रेड यूनियन, उनके लिए कार्यरत संस्थाएं, स्त्रियों का पारिवारिक जीवन जैसे भिन्न पहलुओं पर भी विस्तार से विचार करने और उनका अनुसंधान हुआ है। 1990 के पश्चात दिखाई देता है कि स्त्री को एक स्वतंत्र सामाजिक वर्ग मानकर इतिहास लिखे जाने पर जोर दिया गया है। माइकल फुकोट, इनका जन्म 1926 में हुआ और डेथ उनकी 1984 में हुई। द फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ 20th century माइकल फुको brought forth a new concept in historiography. In his book Archaeology of Knowledge, archaeology means पुरातत्व जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स की जानकारियाँ, उसे हम कह सकते हैं। argued that the prevailing practice of arranging historical events in chronological order is not right. He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth but attempt to explain various transactions in the past. Foucault felt that explaining the transaction in history is more important, is called his history method the archaeological of knowledge. मीन्स 20वीं शताब्दी के फ्रांसीसी इतिहासकार माइकल फुको के लेखन द्वारा एक नई अवधारणा का उदय हुआ। उसने अपने आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज ग्रंथ में यह प्रतिपादित किया कि इतिहास की कालक्रम अनुसार अखंड रूप से प्रस्तुत अथवा रचना की पद्धति अनुचित है। पुरातत्व में अंतिम सत्य तक पहुंचना उद्देश्य नहीं होता, अपितु भूतकाल में हुए परिवर्तन को स्पष्ट करना भी ज़रूरी होता है। इस तथ्य की ओर से और उसने हमारा ध्यान खींचने की कोशिश की है। फुको ने इतिहास में उल्लिखित परिवर्तनों को स्पष्ट करने पर जोर दिया है, अतः उसने इस संबंध में हमें पुरातत्व उन्होंने एक मेथड भी बताया है जिसे कि आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज कहा जाता है। फुको subjected the so far unknowledged
area by historians such as philological disorder, science of medicine, Parisian administrations, etc. to historical analysis। इतिहासकारों ने इससे पूर्व मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, कारागार प्रबंध जैसे विषयों पर विचार नहीं किया परंतु फूको ने इन विषयों पर इतिहास की दृष्टिकोण से विषय किया है। इस प्रकार thus the scope of historiography kept continuously expanding, writing of stories of various subjects like literature, architecture, sculpture, drawing, and painting, music, dance, drama, films and televisions etc. came into the practice। इस तरीके से इतिहास लेखन में निरंतर प्रगति होती गई। साहित्य क्षेत्र में लेकर स्थापत्य में, शिल्पकला में, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, नाट्य कला, फिल्म निर्माण, दूरदर्शन जैसे विविध विषयों के स्वतंत्र इतिहास लिखे जाने लगे। नाउ वी फिनिश्ड आवर लेक्चर। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।